Hello, I am Rafiq Ahmed and I welcome you all in this class of real analysis. हम अनुक्रम पढ़ रहे हैं। अनुक्रम या सीक्वेंस से रिलेटेड कई थ्योरम्स हमने अब तक प्रूव की हैं। बाल्ज़ानो-वायस्टास थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस ये हमने प्रूव किया था और इसका स्टेटमेंट ये था कि every bounded sequence has at least one limit point। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु विद्यमान होता है। आज हम ले रहे हैं बाल्ज़ानो-वायस्टास थ्योरम फॉर सबसीक्वेंस। उपानुक्रम के लिए बाल्ज़ानो-वायस्टास प्रमेय। इसका स्टेटमेंट यह है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। यानी सीक्वेंस xn अगर कोई परिबद्ध अनुक्रम है, इट इज बाउंडेड सीक्वेंस। अब परिबद्ध है तो ये आवश्यक नहीं है कि ये कन्वर्जेंट भी हो। हमने ये तो प्रूव किया है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वो बाउंडेड भी होता है, लेकिन इसका जस्ट कन्वर्स सही नहीं है। यानी अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पर जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है वो कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, दोनों बातें हो सकती हैं। यहाँ केवल उसको बाउंडेड दे रखा है। अब जब ये सीक्वेंस बाउंडेड है तो ये खुद तो कन्वर्जेंट हो भी सकता है, ना भी हो, लेकिन इसका कम से कम एक सब सीक्वेंस, इसका एक उपानुक्रम ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जो कि कन्वर्जेंट होगा। यानी ये स्वयं भले ही कन्वर्जेंट ना हो, लेकिन इसका सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट ज़रूर होगा। ऐसा कोई ना कोई सब सीक्वेंस विद्यमान होगा। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। हम सीधे थ्योरम के प्रूफ पर आएँ तो स्टेटमेंट इस प्रकार है: बाल्ज़ानो-वायस्टास थ्योरम फॉर सब सीक्वेंस। उपानुक्रम के लिए बाल्ज़ानो-वायस्टास प्रमेय। स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम, अगर कोई अनुक्रम परिबद्ध है तो फिर उसका अभिसारी उपानुक्रम विद्यमान होता है। यानी उसका ऐसा उपानुक्रम ज़रूर विद्यमान होगा जो कि अभिसारी होगा। ये सीक्वेंस खुद भले ही अभिसारी हो या ना हो। तो इसके प्रूफ पर आए। xn कोई परिबद्ध अनुक्रम है। अब हमने ये परिबद्ध मान लिया और इसका परिसर तथा s बराबर सेट ऑफ xn, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, अनुक्रम xn का परिसर है। परिसर को हम अच्छी तरह जानते ही हैं। अनुक्रम में जितने पद आते हैं उन सब का सेट बना लें तो वो परिसर हो जाता है। सेट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड रेंज या परिसर ऑफ दैट सीक्वेंस। तो जब सीक्वेंस xn परिबद्ध है, बाउंडेड है, तो जो उसका परिसर है वो भी एक परिबद्ध समुच्चय होगा। तो S परिबद्ध समुच्चय होगा। अब S अगर परिबद्ध समुच्चय है तो दो परिस्थितियां होंगी जिन पर हम विचार करके और दोनों परिस्थितियों में प्रूव करेंगे कि इस परिबद्ध अनुक्रम का कोई ना कोई अभिसारी उपानुक्रम विद्यमान है। तो S परिबद्ध तो है, और परिबद्ध का मतलब आप जानते हैं कि S के सभी अवयव किन्हीं दो परिमित संख्याओं के बीच में ही होंगे। परिबद्ध होते हुए ये परिमित या अपरिमित हो सकता है। इसी नाम से जो हमने पहले थ्योरम प्रूव की थी, बाल्ज़ानो-वायस्टास थ्योरम फॉर सीक्वेंस,
उसमें भी हमने इसी तरह से 2 केस लिए थे और यहाँ भी हम 2 केस ले रहे हैं। वहाँ हमें सीमा बिंदु विद्यमान है ये प्रूव करना था और यहाँ अभिसारी उपानुक्रम विद्यमान है ये प्रूव करना है, लेकिन केसेस हम वही 2 ले रहे हैं। तो फर्स्ट केस, जब S परिमित समुच्चय हो। हम जानते हैं कि जब परिसर बाउंडेड है उसके बाद वो परिमित और अपरिमित हो सकता है। जब S परिमित समुच्चय होगा तो उसके लिए एक बार याद दिला दें, जैसे ये वाला सीक्वेंस है -1 की पावर n वाला सीक्वेंस, जिसके पद -1 1 -1 1 -1 इस तरह से होते हैं। तो इस अनुक्रम में पद तो अनंत हैं लेकिन बहुत सारे पद समान हैं। पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां सब इक्वल हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां ये इक्वल हैं। तो परिसर में अवयव केवल 2 ही आ जाएंगे, -1 एंड 1। तो ये परिसर बाउंडेड तो है ही, फाइनाइट भी है, परिमित भी है। तो परिमित परिसर ऐसा होता है। S परिमित है। अब क्योंकि सीक्वेंस xn में अनंत पद होते हैं और परिसर S में परिमित अवयव है, सीक्वेंस xn का हर पद परिसर का ही कोई ना कोई अवयव होता है, या ये कहें कि परिसर के अवयव से ही अनुक्रम के पद बनते हैं। तो जब परिसर में सीमित हैं और अनुक्रम में अनंत पद हैं तो परिसर का कोई ना कोई अवयव ऐसा ज़रूर होगा जो अनुक्रम में अनंत बार आएगा। xn में अनंत पद हैं और S में परिमित अवयव हैं, अतः S का कम से कम एक अवयव, उस अवयव को नाम दे दें हम A, अनुक्रम में अनंत बार होगा। अर्थात अनुक्रम के अनंत पदों की वैल्यू A होगी। xn = A n के अनंत मानों के लिए। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 अनुक्रम में अनंत बार है, तो x1 बराबर -1 है, x3 बराबर -1 है, x5 बराबर -1 है। तो अनुक्रम के अनंत पद ऐसे हैं जिनका मान -1 है। तो इस तरह का ज़रूर होगा क्योंकि परिसर S परिमित है और अनुक्रम में हमेशा अनंत पद होते हैं। तो अनुक्रम परिसर का कोई ना कोई अवयव ऐसा ज़रूर होगा जो अनुक्रम के अनंत पदों का मान होगा, यानी xn बराबर A n के अनंत मानों के लिए। तो अब बहुत आसान सी बात है कि अनुक्रम के जिन जिन पदों का मान A है उन पदों का चयन करके उपानुक्रम बना लें। तो उपानुक्रम बनेगा A एंड सो ऑन, जो कि एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, अचर अनुक्रम है और हर अचर अनुक्रम अभिसारी होता है। तो ये अनुक्रम अभिसारी है और इसकी सीमा भी यही होगा, A ही, और ये अनुक्रम मुख्य अनुक्रम xn का उपानुक्रम है। तो हमने यह दिखा दिया कि अगर ये वाली स्थिति है कि जब S यानी परिसर परिमित समुच्चय है तो अनुक्रम xn का एक ऐसा उपानुक्रम विद्यमान जरूर होगा जो कि अभिसारी है। अतः अभिसारी अनुक्रम, अभिसारी उपानुक्रम विद्यमान है। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल यहाँ डिस्कस किया है, ये वाला -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस है परिबद्ध है और इसका परिसर परिमित भी है, फाइनाइट रेंज है इसकी। हम जानते हैं कि अनुक्रम के पदों में से ही पद लेते हुए जो भी नया अनुक्रम बने वो मुख्य अनुक्रम का उपानुक्रम कहलाता है। तो जैसे हमने -1 ले लिया पहला पद, उसके बाद तीसरा पद ले लिया, उसके बाद पाँचवा पद ले लिया, उसके बाद सातवां पद ले लिया एंड सो ऑन, तो ये उपानुक्रम बन गया। ये इसका उपानुक्रम और ये कांस्टेंट सीक्वेंस होने के कारण अभिसारी है। एक ये भी बन जाएगा, दूसरा पद, चौथा पद, छठा पद, आठवां पद एंड सो ऑन, ये भी अभिसारी उपानुक्रम हो जाएगा। तो इस तरह से, तो ये तो हो गया केस जब परिसर परिमित है, तब हमने शो कर दिया कि इसका अभिसारी उपानुक्रम मौजूद है। दूसरी स्थिति पर आए, जब परिसर S अपरिमित हो। जब S अपरिमित हो, परिबद्ध तो होगा ही लेकिन परिबद्ध में से अपरिमित, जैसे ये वाला एग्जांपल देखें, सीक्वेंस 1/n, इसके टर्म्स हैं 1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन। इसका परिसर क्या हो जाएगा, इसमें जितने पद आए उनका समुच्चय। तो इसमें तो सारे पद भिन्न भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, तो समुच्चय में भी वही सब आ जाएंगे। तो यहाँ जो परिसर है उसमें अवयव तो अनंत हैं यानी अपरिमित है,
इनफाइनाइट है, लेकिन है बाउंडेड, क्योंकि इसके सभी अवयव 0 और 1 के मध्य में ही हैं। तो ये वाला केस जब S अपरिमित परिबद्ध समुच्चय हो, तब समुच्चयों के लिए बाल्ज़नो-वास्ट्रास प्रमेय से, जो हमने इससे पहले प्रूव की थी, समुच्चयों के लिए बाल्ज़नो-वास्ट्रास प्रमेय, उस थ्योरम से उसका स्टेटमेंट ये था कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो अगर ये परिबद्ध है और अपरिमित है S, तो समुच्चयों के इसमें थोड़ा सा सुधार कर लें। अनुक्रम के लिए बाल्ज़नो-वास्ट्रास प्रमेय का स्टेटमेंट बोला था मैंने अभी, लेकिन यहाँ है समुच्चयों के लिए बाल्ज़नो-वास्ट्रास प्रमेय। और समुच्चयों के लिए बाल्ज़नो-वास्ट्रास प्रमेय यह है कि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। तो क्योंकि यहाँ जो परिसर S है वो अपरिमित परिबद्ध समुच्चय है, अतः इस थ्योरम से S का कोई ना कोई सीमा बिंदु ज़रूर होगा। ये तो हमने पहले प्रूव किया है, बहुत पहले, जब समुच्चय और हमने ओपन सेट क्लोज सेट वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें प्रूव की थी ये थ्योरम कि बाल्ज़नो-वास्ट्रास प्रमेय जो है समुच्चयों के लिए क्या होती है, अगर समुच्चय अपरिमित हो और परिबद्ध हो तो उसका कोई ना कोई सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। तो उसका हम यहाँ सीधा उपयोग कर रहे हैं, तो फिर उस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि S का कोई ना कोई सीमा बिंदु होगा। तो उस सीमा बिंदु को हमने नाम दे दिया अल्फ़ा। तो अल्फ़ा S का सीमा बिंदु है। यहाँ तक हम आ गए। अब हम यहाँ करेंगे क्या, ये जो अनुक्रम एक्शन हमें दे रखा है, इसमें से एक ऐसा उपानुक्रम निकाल कर बताएंगे जो अभिसारी होगा। फॉर्म करेंगे हम ऐसा अनुक्रम। अभी हम ये ध्यान में लाएं कि यहाँ S अपरिमित और परिबद्ध है और S का एक सीमा बिंदु अल्फा विद्यमान है। अब S का सीमा बिंदु अगर अल्फा है तो इसकी परिभाषा यह है कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में, अल्फा का चाहे कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी रेडियस का प्रतिवेश बना है, तो उस प्रतिवेश में समुच्चय S के अनंत अवयव अर्थात अनुक्रम xn के अनंत पद विद्यमान होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो समुच्चय S के अवयव हैं वही अनुक्रम के पद हैं। तो अल्फा के सीमा बिंदु होने के कारण हम कह सकते हैं कि अल्फा के हर प्रतिवेश में समुच्चय S के अनंत पद होंगे, अनंत अवयव होंगे, या ये कह लो कि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में अनुक्रम xn के अनंत पद विद्यमान होंगे। अतः अब इस बात पे आए कि जब हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि अल्फा के हर प्रतिवेश में चाहे कितनी भी त्रिज्या का बनाया जाए अनुक्रम xn के अनंत पद होंगे, तो n के प्रत्येक धन पूर्णांक मान के लिए ये प्रतिवेश बना अल्फा माइनस 1/n अल्फा प्लस 1/n, यानी 1/n त्रिज्या का अल्फा का प्रतिवेश बनाया। तो इस प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होंगे। एक्चुअली ये इनफाइनाइट प्रतिवेश बनाए हैं। n बराबर 1 लेंगे तो ये 1 त्रिज्या का प्रतिवेश हो जाएगा, n बराबर 2 लेंगे तो ये 1/2 त्रिज्या का प्रतिवेश हो जाएगा, अल्फा माइनस 1/2 अल्फा प्लस 1/2। जब n बराबर 3 लेंगे तो 1/3 त्रिज्या का प्रतिवेश हो जाएगा। तो ये हमने अनंत प्रतिवेश लिए हैं और इनमें से हर प्रतिवेश में अनुक्रम xn के अनंत पद विद्यमान होंगे। अब पहले इस बात को n बराबर 1 के लिए लें। n बराबर 1 के लिए ये प्रतिवेश बनेगा अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1। इसमें अनुक्रम xn के अनंत पद होंगे ही, क्योंकि हर प्रतिवेश में अनंत पद मौजूद हैं। इस प्रतिवेश में अनुक्रम xn के जो अनंत पद विद्यमान हैं उनमें से कोई भी एक छांट लें और उसको वो मान लो v1 वहाँ है, अनुक्रम xn का v1वां पद, तो वो जाएगा xv1, अर्थात xv1 बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड। जैसे कि मान लो अनुक्रम xn के जो अनंत पद हैं वो ये थे, अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 जो प्रतिवेश है 1 त्रिज्या का, उस प्रतिवेश में अनुक्रम xn के अनंत पद विद्यमान हैं, ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अब कौन कौन से अनंत पद विद्यमान हैं? उदाहरण के लिए हम सोचें कि मान लो 7वां है, उसके बाद 11वां है, उसके बाद 40वां है, उसके बाद 58वां है, इस तरह के कोई पद हैं जो इस प्रतिवेश में विद्यमान, उदाहरण के लिए। तो इनमें से कोई सा भी एक ले लें, जैसे मान लो ये ले लिया,
तो अगर हमने 7वां पद लिया था तो उसको हमने नाम दिया एक्स v1, इसका मतलब v1 बराबर 7 हो जाएगा। यानी जितने वहाँ भी पद लिया हो उसका पद क्रम एक नेचुरल नंबर होगा, उस नेचुरल नंबर को हमने नाम दे दिया है v1। तो इस प्रतिवेश में जो अनंत पद विद्यमान है उनमें से कोई सा भी एक पद ले लिया और वो ले लिया हमने एक्स v1, यानी v1वां पद, मुख्य अनुक्रम का v1वां पद, तो वो इस प्रतिवेश में विद्यमान है। अब हम आए कि इस प्रतिवेश को हमने अभी n बराबर 1 के लिए लिया था, अब n बराबर 2 के लिए लें। जब n बराबर 2 के लिए इस प्रतिवेश को लेंगे तो प्रतिवेश की त्रिज्या हो जाएगी 1/2। तो उस 1/2 त्रिज्या के प्रतिवेश में भी n बराबर 2 के लिए प्रतिवेश बनेगा अल्फा माइनस 1/2 अल्फा प्लस 1/2, और इस प्रतिवेश में भी अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होंगे। अब इस प्रतिवेश में जो अनंत पद विद्यमान है उनमें से एक चुनना है, लेकिन कौन सा चुनना है? जिसका पदक्रम पिछले वाले चयनित पद के पदक्रम से ज्यादा हो। तो 1/2 त्रिज्या के प्रतिवेश में जो अनंत पद विद्यमान हैं उनमें से एक पद एक्स v2, उसका नाम हो गया एक्स v2, यानी वो v2वां पद है, v2 नेचुरल नंबर हो जाएगा। इस प्रकार लिया कि v1 इज लेस देन v2, यानी v2 इज ग्रेटर देन v1, अर्थात इसका पद नंबर पिछले चयनित पद के पद नंबर से बड़ा लेना है। और ऐसा होगा ही क्योंकि इसमें अनंत है, इस प्रतिवेश में अनंत पद हैं। जैसे उदाहरण के लिए पहले v1 बराबर मान लो 7 था तो पहले 7वां पद चुना था, तो अब इस प्रतिवेश में जो अनंत पद मौजूद हैं उनमें से ऐसा पद चुनेंगे जिसका पद नंबर 7 से ज़्यादा हो, और ऐसा होगा ही क्योंकि अनंत है। तो इस 1/2 त्रिज्या के प्रतिवेश में जो अनंत पद मौजूद हैं उनमें से एक पद एक्स v2 इस प्रकार का चुन लिया जिसका पद नंबर v2 पिछले चयनित पद के पद नंबर v1 से बड़ा हो। जैसे पहले 7वां चुना था तो मान लो अब 11वां चुन लिया। तो इस 1/2 त्रिज्या के प्रतिवेश में एक पद ले लिया और उसको नाम दे दिया एक्स v2, और ऐसा पद होगा ही। इसी प्रकार जब n बराबर 1/3 लेंगे तो प्रतिवेश की त्रिज्या बन जाएगी 1/3। n बराबर 3 लेंगे तो प्रतिवेश की त्रिज्या हो जाएगी 1/3, और इस प्रतिवेश में भी अनुक्रम के अनंत पद होंगे। इस प्रतिवेश में अनुक्रम के जो भी अनंत पद विद्यमान है उनमें से एक पद एक्स v3 इस प्रकार लिया कि इस पद का पदक्रम पिछले चयनित पद के पदक्रम से बड़ा हो, यानी v2 से बड़ा हो v3, और ऐसा होगा ही क्योंकि इसमें अनंत है, और अनंत पद जब होते हैं तो फिर उनमें से कितने भी बड़े से बड़े पदक्रम का पद चयनित किया जा सकता है। तो 1/3 त्रिज्या के प्रतिवेश में एक्स v3 ले लिया और इसका पदक्रम v3 पिछले चयनित पद के पदक्रम v2 से बड़ा होगा, तो एक्स v3 इसमें है। अब ये प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे। n बराबर 4 लेंगे तो 1/4 त्रिज्या के प्रतिवेश में एक पद आ जाएगा एक्स v4। n बराबर 5 लेंगे तो 1/5 त्रिज्या के प्रतिवेश में एक पद आ जाएगा एक्स v5 एंड सो ऑन। मान लो हम एक्स vn-1 चयन कर चुके हैं, यानी ये वाला पद चयनित कर चुके हैं 1/n-1 त्रिज्या वाले में। इसके चयनित हो जाने के बाद फिर 1/n त्रिज्या का जो प्रतिवेश बनेगा इसमें भी अनंत पद होंगे। इसमें जो अनंत पद मौजूद हैं अनुक्रम के, उन अनंत पदों में से एक पद एक्स vn ऐसा चुन लेंगे कि इसका पदक्रम vn पिछले चयनित पद के पदक्रम vn-1 से बड़ा हो। तो ये हमने इस यहाँ व्यापक रूप दिया है उसी प्रोसेस को जो ऊपर 3 बार लिखा था, और उस प्रतिवेश को यहाँ हमने व्यापक रूप दे दिया है। इस प्रकार ये हमने पदों के चयन की प्रक्रिया ली है। मुख्य अनुक्रम xn में से कौन कौन से पद हम छांटते जाएंगे, कौन कौन से पद हम चयनित करते जाएंगे, वो एक प्रक्रिया ली है। पहले हमने एक पद लिया था जिसका पदक्रम था v1, तो वो पद था एक्स v1। फिर हमने एक्स v2 चुना, दूसरा पद, इसका पदक्रम v2 v1 से बड़ा था। फिर एक्स v3 चुना एंड सो ऑन। इस तरह से अनुक्रम के पद चयनित कर करके अनंत पद चयनित कर लेंगे, और ये अनंत पद एक अनुक्रम बनाएंगे, और ये अनुक्रम मुख्य अनुक्रम का उपानुक्रम होगा। तो मुख्य अनुक्रम के कौन कौन से पद किस ढंग से पद चयनित करके उपानुक्रम बनाना है वो हमने यहाँ पे शो किया है। इस प्रकार चयनित पदों से सीक्वेंस xn का एक उपानुक्रम एक्स vn
ऐसा प्राप्त होता है कि एन वी 1/n त्रिज्या के प्रतिवेश में एक्स वी एन मौजूद होगा। अब ये बात n के हर मान के लिए मौजूद सही है, यानी 1 त्रिज्या के प्रतिवेश में एक्स वी वन होगा, 1/2 त्रिज्या के प्रतिवेश में एक्स वी टू होगा, 1/3 त्रिज्या के प्रतिवेश में एक्स वी थ्री होगा, एंड सो ऑन। इसी बात को इंटरवल की बजाय मॉड में ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स वी एन की अल्फा से दूरी 1/n से कम है। ये बात हम बहुत बार यूज कर चुके हैं कि इंटरवल में लिखी हुई बात को हम मॉड में कैसे लिख देते हैं। तो ये आ गया कि एक्स वी एन माइनस अल्फ़ा का मॉड 1/n से छोटा है और ये बात n के हर मान के लिए सही है। अब हम लें, ये हमने उपानुक्रम बना लिया है, मुख्य अनुक्रम एक्स एन का एक उपानुक्रम एक्स वी एन बना लिया है। अब आगे की प्रोसेस में इस उपानुक्रम को अभिसारी सिद्ध करना चाह रहे हैं, और वो जो मुख्य अनुक्रम की सीमा थी अल्फ़ा, मुख्य अनुक्रम का सीमा बिंदु जो था अल्फ़ा, उसे हम इस उपानुक्रम की सीमा प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक हम आगे ये स्टेप हमने प्राप्त कर लिया। इसके बाद एक स्वेच्छ एप्सिलॉन लिया। स्वेच्छ एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर n0, एक नियत प्राकृतिक संख्या n0 इस प्रकार चयन कर लें कि 1/0 एप्सिलॉन से कम हो। ये चयन हमेशा संभव होता है, जैसे एप्सिलॉन कोई भी धनात्मक संख्या है, धनात्मक तो है ही, एप्सिलॉन धनात्मक है तो 1/एप्सिलॉन भी धनात्मक होगा। अब ये धनात्मक संख्या है तो हर धनात्मक संख्या से बड़ी प्राकृतिक संख्या हमेशा मौजूद होती है, तो 1/एप्सिलॉन जितनी भी हो उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या n0 ले लें कोई भी। तो अगर ये होगा तो इसको रिवर्स करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/n0 इज लेस देन एप्सिलॉन, या डायरेक्टली सोच सकते हैं n0 नेचुरल नंबर है और 1/n0 वाली ऐसी राशि है जिसको जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं, n0 का मान बढ़ा के। एप्सिलॉन जितना भी हो, एप्सिलॉन स्वेच्छ है और इस एप्सिलॉन के आधार पर n0 इतनी बड़ी प्राकृतिक संख्या ले लें ताकि 1/n0 एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्सिलॉन बराबर ले लिया 0.01, तो 0.01 से छोटा 1/n0 लेना है तो n0 कितना होगा? अगर मैं 100 लेता हूँ तो इसके बराबर आएगा, 101 ले लूँ तो 1/101 इससे छोटा होता है। तो कोई भी धनात्मक संख्या हो, वो चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, हम ऐसा नेचुरल नंबर हमेशा चयन कर सकते हैं कि 1/that नेचुरल नंबर उस धनात्मक संख्या से छोटा हो जाएगा। तो एप्सिलॉन यहाँ स्वेच्छ है और इस एप्सिलॉन के लिए एक निश्चित प्राकृतिक संख्या n0 का इस प्रकार चयन कर लिया कि 1/n0 उस स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा हो। अब हम यहाँ पर आए, मॉड ऑफ एक्स वी एन माइनस अल्फा इज लेस देन 1/n तो था ही हमारे पास, यहाँ से लाए थे। फिर 1/n से बड़ा 1/n0 हो जाएगा विद दिस कंडीशन कि n इज ग्रेटर देन n0। बहुत सिंपल सी बात है कि जब n n0 से बड़ा लेंगे तो 1/n 1/n0 से छोटा होगा। तो ये मॉड 1/n से छोटा है और 1/n0 से छोटा है और 1/n0 एप्सिलॉन से छोटा है, जैसा कि हमने यहाँ देख लिया। तो डायरेक्टली प्रूव हो गया कि ये मॉड एप्सिलॉन से छोटा है। लेकिन अब कंडीशन क्या लग गई, क्योंकि 1/n से 1/n0 बड़ा कब होगा? जब n n0 से बड़ा लेंगे। तो n0 से बड़े n के लिए ये बात सिद्ध हो गई। तो ये जो प्रूव हुआ उसको हम दोबारा लिख दें कि जो स्वेच्छ एप्सिलॉन हमने लिया था उसके लिए ऐसा एक नेचुरल नंबर n0 चयनित हो गया कि मॉड ऑफ एक्स वी एन माइनस अल्फ़ा उस स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा। कौन से n के लिए? उन सब n के लिए जो n0 से बड़े हैं। और ये क्या है? एक्स वी एन, ये मुख्य अनुक्रम का तो vnवां पद है, उपानुक्रम का ये nवां पद है। तो उपानुक्रम के nवें पद और अल्फा के डिफरेंस का मॉड स्वेच्छ एप्सिलॉन से छोटा है n के उन सब मानों के लिए जो निश्चित प्राकृतिक संख्या n0 से बड़े हैं। तो ये इस बात की परिभाषा हो गई कि उपानुक्रम एक्स वी एन अल्फा को अभिसरित होता है। अल्फा उपानुक्रम एक्स वी एन की सीमा है, इम्प्लाइज उपानुक्रम एक्स वी एन अभिसारी है और इसकी सीमा अल्फा है। तो हमने मुख्य अनुक्रम में से एक विशेष पद्धति से पद छांट के एक नया उपानुक्रम बनाया और वो उपानुक्रम इस तरह का बनाया कि जो मुख्य अनुक्रम का सीमा बिंदु था अल्फा, वो उपानुक्रम के लिए सीमा हो गई। तो इस तरह से हमने मुख्य अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम निकालकर बताया। तो दोनों परिस्थितियों में, पहली परिस्थिति थी जब परिसर S
परिमित हो तब तो एक अवयव ही बार बार आएगा और उस एक अवयव को ही ले लो, वही उपानुक्रम बन जाएगा और वो अभिसारी होगा और वही अवयव उसकी सीमा भी होगी। और जब परिसर एस अपरिमित हो तब हम इस विशेष पद्धति से उसका एक उपानुक्रम बना के बता सकते हैं और वो उपानुक्रम अभिसारी होता है। फलतः सिद्ध हुआ कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का अभिसारी उपानुक्रम विद्यमान होता है। यानी जो अनुक्रम परिबद्ध है वो खुद अभिसारी हो या ना हो, लेकिन उसका कोई ना कोई उपानुक्रम ऐसा ज़रूर मौजूद होगा जो कि अभिसारी होगा। तो इस थ्योरम के प्रूफ को 2-3 बार पढ़ें जिससे ये इसका प्रोसेस याद हो और फिर इसको तैयार करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।